कई सीटों पे लड़ते रहे ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲਗਭਗ 65 ਸੀ ਫਿਰ 8 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ 73 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ। मैं जब पंजाब में डीसी से बात करता था, पंजाब के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से बात करता था, एसएससी से बात करता था, पंजाब के भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी कार्यकर्ताओं से भी बात करता था, मुझे भी आश्चर्य होता था कि जिस प्रदेश में हम केवल 23 सीट पर लगभग 20% सीटों से भी कम सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, वहाँ हमारा कार्यकर्ता और संगठन इस ताकत के साथ में खड़ा है। ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੱਤਣ ਸੀ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਉਹ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲੋਗੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ। मैंने किसानों के लिए भले के लिए कानून बनाया, देश के भले के लिए उस कानून को वापस ले रहा हूँ। जिस पवित्र दिन पर वापस लिया, गुरु पर्व के दिन पर, सब विषय उस दिन समाप्त हो गया, सारा विषय समाप्त हो गया। इस बात का प्रमाण क्या है कि जब लोग ये कल्पना करते थे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी जिस पर चिन्ह भारतीय जनता पार्टी का लगा है, ठप्पा भी अगर लगा है, वो शायद गांव में नहीं घुसता। मेरे हाथ बांध दिए गए। वो कहते कैप्टन ने देखा कि 42 फाइलें मंत्रियों की और अपनी पार्टी की, क्या अब जो 42 फाइलें आपके पास आएंगी आप कार्रवाई करोगे उन पर? एक छोटा सा गैस स्टेशन पर $2 में जो है गैस भरने वाला अरबों रुपए के एम्पायर और सैकड़ों गैस स्टेशन का मालिक बना है, क्योंकि मेहनत करने में पंजाब के बेटे का कोई सानी नहीं, बुद्धि कौशल और व्यापारिक क्षमता में पंजाब के बेटे का कोई सानी नहीं, लेकिन वो पंजाब का बेटा पंजाब में क्यों नहीं कर पाया। द समर न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਪਿਨ ਮਲਹੋਤਰਾ। ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਪਨ ਜੀ ਔਰ ਤਰਲੋਚਨ जी, दोनों ਨੂੰ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। शेखावत जी, आज से पहले जो है अगर देखा जाए तो अकाली दल के गठबंधन में आप जो है वो 23 सीटों पे लड़ते रहे ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲਗਭਗ 65 ਸੀ ਫਿਰ 8 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ 73 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ। देखिए, बेशक हम 2000 पिछले चुनाव तक 23 सीटों पर चुनाव लड़ते थे, लेकिन इसका ये अभिप्राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति दूसरे विधानसभाओं में नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी में और देश के दूसरे राजनीतिक दलों में एक बेसिक डिफरेंस है, जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कल अपने इंटरव्यू में कहा। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां केवल इलेक्शन के समय सक्रिय होती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 5 साल निरंतर हमेशा समाज के कल्याण के लिए संपर्क संबंध बना करके काम करता है। हम जब 23 सीट पर चुनाव लड़ते थे तो भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन की गतिविधियां, जिले का कार्यकर्ता, मंडल का कार्यकर्ता सब जगह ऑर्गेनाइज रूप से काम करता था। अधिकांश बूथों के लेवल पर भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब कोविड की आपदा आई थी पहले दौर में, 2020 के अप्रैल मई के महीने में लॉकडाउन चल रहा था, सब कुछ रुका हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने अपने कैबिनेट कलीग से, अपने साथियों से कुछ जिम्मेदारी दी और अपेक्षा की। अलग अलग तरह के काम दिए थे, सरकारी काम जो है विषयों को संभालना उनकी जिम्मेदारी अलग से थी। उसके अतिरिक्त भी सारे अपने सीनियर कैबिनेट कलीग्स को उन्होंने एक काम दिया कि हर एक साथी किसी न किसी एक राज्य जो उनको एलोकेट किया गया था, उस राज्य के साथ में निरंतर सतत संपर्क रखेगा। वहाँ के जिला कलेक्टर से, डीसी से संपर्क रखें, वहाँ के पुलिस से संपर्क रखें, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क करें, और इन सब के साथ साथ में वहाँ जो है हमारी पॉलिटिकल टीम जो है उसके साथ में भी बातचीत करें। क्योंकि जब कोविड की आपदा आई थी तब दुनिया की, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो हाइबरनेशन में चली गई थी एक बार,
केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी थी जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के नीचे के तक का कार्यकर्ता, बूथ तक का कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री का मंत्र कि सेवा ही संगठन है, सेवा ही संगठन का मूल आधार है, इसके ऊपर काम कर रहा था। मैं जब पंजाब में डीसी से बात करता था, पंजाब के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से बात करता था, एसएससी से बात करता था, पंजाब के भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी कार्यकर्ताओं से भी बात करता था, मुझे भी आश्चर्य होता था कि जिस प्रदेश में हम केवल 23 सीट पर, लगभग 20% सीटों से भी कम सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, वहाँ हमारा कार्यकर्ता और संगठन इस ताकत के साथ में खड़ा है जी कि चाहे हम छोटी भूमिका में थे, लेकिन धरातल पर हमारी उपस्थिति उतनी ही प्रभावी थी। और ये चुनाव 2022 के इस बात पर मोहर लगाएंगे कि अकाली दल सत्ता में आती थी, वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत पर, उनके कंधों पर सवार होकर के आती थी। हम छोटी भूमिका में थे, उसके पीछे उसके परिप्रेक्ष्य में कारण था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही जनसंघ के समय से, स्थापना के काल से हमारा मंत्र यह है कि हम देश को पहले सर्वोच्च प्राथमिकता पे मानते हुए काम करते हैं, सामाजिक सद्भाव को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रख करके काम करते हैं। हमारे उस समय के तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने ये जानते हुए भी, ये मानते हुए भी, और सबको इस बात की जानकारी थी कि उस समय भी 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी 6-7 प्रदेशों में या तो सत्ता में थी या सत्ता में रह चुकी थी, सीधे सीधे उसमें पूरी बहुमत के साथ में सरकारें बना चुकी थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इतने बड़े बड़े प्रदेशों में भी। फिर भी हमने छोटे भाई की भूमिका को स्वीकार किया। क्यों? ताकि हिंदू सिख का सौहार्द जो है ये बना रहे, हिंदू सिख एकता बनी रहे। हम उस भूमिका में रहते हुए भी हमने धरातल पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को कभी कमजोर नहीं होने दिया। पर एक बहुत ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤਾਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੱਤਣ ਸੀ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ, ਉਹ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। देखिए, पंजाब के लोगों के मन में 2 चीज़ों को लेकर के असीम प्रेम है, एक देश और धर्म, और दूसरा अपने गुरुओं के प्रति सम्मान। जिस मार्मिक शब्दों के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे कानून जो दिए के लॉ के समान पवित्र हैं थे, मैंने किसानों के लिए भले के लिए कानून बनाया, देश के भले के लिए उस कानून को वापस ले रहा हूँ। जिस पवित्र दिन पर वापस लिया, गुरुपर्व के दिन पर, सब विषय उस दिन समाप्त हो गया, सारा विषय समाप्त हो गया। इस बात का प्रमाण क्या है कि जब लोग ये कल्पना करते थे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी जिस पर चिन्ह भारतीय जनता पार्टी का लगा है, ठप्पा भी अगर लगा है, वो शायद गांव में नहीं घुस पाएगा, मैं आज भी देख करके आया हूँ, और आपके लोग जो हैं, आप चैनल के लोग सभी जगह जाते होंगे, आज उन गाँव में बीजेपी के लीडर्स का, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का सम्मान हो रहा है। जो लोग किसान आंदोलन के समय बॉर्डर पर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी को गाली देते थे, आलोचना करते थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए, नेतृत्व के लिए कई तरह की बातें करते थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं, परिवार में साथ आ रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो कड़वाहट थी वो पैदा की गई थी और वो समाप्त हो गई है। और जो जिस तरह शेखावत जी देखा रहे ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਖੱਪਾ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। देखिए, जहाँ तक कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का प्रश्न है, पूरा देश भी जानता है, पंजाब भी ये जानता है, वो फौजी आदमी है, और देश की सुरक्षा और पंजाब में भाईचारा, उसके लिए साथ में उन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तमाम तरह के एलिगेशन शायद उन पर लगाए गए होंगे, लगे होंगे, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, लेकिन इन 2 विषयों पर कभी उन पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर पाया। और भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन का मूल आधार जो है, पिवट भी यही है, हम एक विचार, एक लक्ष्य को लेकर के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके पूरी ताकत से आगे बढ़े। जगह पूरी होगी है निश्चित रूप से। जिस तरह से देखा कि सिख एंट्री फेसेस की बड़ी तेजी से हुई, चाहे वो सिरसा हो और चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ढींडसा, यानी कि वो जगह फतेह सिंह बाजवा, राणा सोढ़ी, कितने लोग भारतीय जनता पार्टी में आए, कितने लोग भारतीय जनता पार्टी में आए और आते जा रहे हैं। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਰਾਬੈਕ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੀ, ਮਾਫੀਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ देखिए- ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ? देखिए, पंजाब में, और केवल पंजाब में नहीं, आज की परिस्थिति में पूरे देश में जिस तरह से कांग्रेस की सरकारें जहां कहीं भी काम कर रही हैं, उनमें जो आपसी विग्रह, जो सिर फुटअव्वल है, वो सारी बदहाली का कारण है। आज राजस्थान में जो दुर्दशा है, उस दुर्दशा का कारण निश्चित रूप से गहलोत साहब और पायलट साहब के बीच में जो झगड़ा है वो है। आज छत्तीसगढ़ जिस तरह से सारे पैरामीटर इंडिकेटर्स पर पिछड़ रहा है, उसका कारण कि सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में झगड़ा है। पंजाब में भी यही हालात थे। कैप्टन साहब को काम करने का कितना फ्रीडम और लिबर्टी था और कितना कंट्रोल था, ये आज सबके सामने आ गया है। लेकिन वो झगड़ा कैप्टन साहब के एग्जिट के बाद में भी मिटा नहीं, क्योंकि वहाँ विग्रह जो है वो उनके डीएनए में समा गया। कैप्टन आज अमरिंदर सिंह भी ने आपको बताया कि मेरे हाथ बांधे हुए थे, आज भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुझे नहीं, पूरे मीडिया के सामने टीवी चैनल्स में आकर के कहा। पर्सनली तौर पे भी आपकी बात हुई कि टीवी इस तरह से बिल्कुल जब निश्चित आपकी रूप से बात हुई, आपकी मुलाकात होती है गठबंधन से पहले, आप उनके आवास पर जाते हो, तो वहां पर बात हुई थी कि मेरे हाथ बांधे हुए थे। निश्चित रूप से, और जो कुछ उन्होंने मुझे कहा वो उन्होंने साहस के साथ में मीडिया में भी क्या कहा एक बार बताओ दर्शकों को कि उन्होंने मीडिया में भी आकर के ये कहा कि मुझे जो माफिया राज पंजाब में चल रहा है उसको लेकर के मुझे जो सूचनाएं मिली, मुझे दिल्ली से उन्होंने कहा कि संदेश मिला कि तुम ये जो माफिया चल रहा है इस राज को रोकने के लिए क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो। मैं उन्होंने सोनिया गांधी जी को जाकर के बताया कि मैं किस पर कार्रवाई करूं, मुझे बता दीजिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, आरंभ से लेकर के अंत तक सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और सोनिया गांधी चुप हो गई। ये उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से भी कहा और टेलीविज़न चैनल्स के सामने भी आकर के कहा। मजबूरी किसकी थी? कैप्टन साहब की थी। उससे भी ज़्यादा मजबूरी दिल्ली में बैठे हुए उनके राजनीतिक आकाओं की थी, जो न केवल पंजाब का समाधान कर पा रहे हैं, न केवल राजस्थान का कर पाते, कहीं भी नहीं कर पा रहे। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ। ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ भारतीय जनता पार्टी जब गठजोड़ करेगी तो उसका कितना का लाभ। लेकिन फिर भी उसके बाद में भी उन्होंने साहस के साथ में छोड़ करके जब ये कहा कि नहीं, मैं इनको हकीकत और वास्तविकता का एहसास कराऊंगा, मुझे लगता है वो पक्ष ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक होर सवाल है बहुत बड़ा। भारतीय जनता पार्टी बड़ी डिसिप्लिनड पार्टी है, ये मन्निया जाता भी जथेबंधक ढांचा बड़ा स्ट्रोंग है, बड़े समर्पित लीडर वर्कर ने, पर ये इलैक्शन च देखा गया भी भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा जिन्हें भी बैल मारी, घंटी मारी, तो उन्होंने ही बीजेपी च शामिल कर लिया। मतलब कह नहीं सकते भी दल बदलुआं की पार्टी के रूप में उभर रही है पंजाब च। देखिए, पार्टियों का विकास, आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में देश भर में सम्मिलित हुए, वो कहीं ना कहीं तो किसी न किसी पॉलिटिकल आइडेंटिटी के लोग होंगे, कहीं ना कहीं तो उन्होंने जो है किसी न किसी पॉलिटिकल आइडेंटिटी के साथ में काम किया होगा, कहीं ना कहीं उन्होंने किसी न किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन के साथ में काम किया होगा। क्यों करके मैं पूछना चाहता हूँ, वो जो लोग बाहर से आए वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ काम किया, भारतीय जनता पार्टी की साथ निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी में काम किया, वो आज प्रगति करते हुए आगे बढ़े हैं, देश के सिपाही बने हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। जो नहीं कर पाए ऐसे भी कुछ उदाहरण ढूंढ सकते हैं, वो छोड़कर चले गए होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विशाल नदी के जैसी रहा है। वो एक निश्चित गति के साथ में एक लक्ष्य को लेकर के समुद्र में महाप्रयाण करने के लिए चलती है। बहुत सारे आकर के नाले अलग अलग रंग के, अलग अलग खुशबू का, अलग अलग प्रकृति का पानी लेकर के उसके साथ सम्मिलित होते हैं। लेकिन जब वो उस बड़े नदी में आकर के मिलते हैं और जब महासमुद्र में जाते हैं तो सब एकाकार हो जाते हैं, सब मिलकर के एक ही लक्ष्य के साथ में काम करते हैं, सबके रंग बदल जाते हैं, और जो नहीं बदल पाएंगे वो भाप बन करके उड़ जाएंगे। शेखावत जी, एक कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं मेरे को 42 फाइलें, आपने जिस तरह से बताया कि उन्होंने आपको बात बताई कि मेरे हाथ बांध दिए गए, वो कहते हैं कैप्टन अमरिंदर कि 42 फाइलें मंत्रियों की और अपनी पार्टी के, क्या अब जो 42 फाइलें आपके पास आएंगी आप कार्रवाई करोगे उन फाइलों पर? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो है करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पूरा देश जानता है, और जब कार्रवाइयाँ होती है
तब कई लोग उसमें अपने राजनीतिक मुखौटों को छुपाने के लिए सियासती बयान देते हैं। अभी कुछ दिन पहले पंजाब में जिस तरह की कार्रवाई हुई है, उसके बाद में भी इस तरह के बयान दिए गए हैं। करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। हर ऐसे गैर कानूनी ढंग से धन अर्जित करने वाले व्यक्ति और गैर कानूनी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति को उसके किए का अंजाम भुगतना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप इसके लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। शिकावत साहब, ईडी ने बहुत ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਣੀ ਨੇ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਗੈਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੀ ईडी मुख्यमंत्री ਨੂੰ नोटिस कर सकती? देखिए, हनी मनी चनी का जो खेल है जी, यह पंजाब की जनता के सामने आ गया है। जिस दिन छापे पड़े थे, 10 करोड़ रुपए बरामद हुए थे, उस दिन ये कहा गया था, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि ये मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए राजनीतिक रूप से किया गया मूव है। बिल्कुल, वो तो होने भी दोष ला रहे। जब थोड़ी भाषा बदली है, डरे ना? जब ईडी ने खुलासा किया, करोड़ों रुपए के नहीं अरबों रुपए के लेन देन के कागज सामने आ गए। आप ही के टीवी चैनल्स ने, मीडिया चैनल्स ने, न्यूज़पेपर्स ने लिखा है कि 235 करोड़ रुपए के कन्फेशन हो गए और कन्फेशन में ये बताया भी गया कि मैंने किस किस से कहाँ कहाँ कैसे कैसे पैसे लिए, किस किस नाम पर पैसे लिए। तब अब मुख्यमंत्री के सुर बदले और वो ये कहने लगे हैं कि मेरा कोई रिश्तेदार अगर गलत काम कर रहा है तो उसका मैं दोषी कैसे हो सकता हूँ। और उससे भी आगे बढ़ करके प्रश्न तो अब ये है, पंजाब की जनता ये पूछना चाहती है कि मुख्यमंत्री जी, आपकी शय के बिना आपके नाम का उपयोग करके आपके परिवार के लोग करोड़ों रुपए का ये खेल किस तरह से खेल रहे थे। पर शिकावत साहब, तुम ये दसो ना, जब तुम कह रहे थे ये ओपन सीक्रेट गल आ गई कि ईडी कह रही है, बीजेपी कहती ईडी एजेंसी बड़ी प्रमुख एजेंसी है देश की, फिर की नोटिस हो सकता मुख्यमंत्री ने जो उन्होंने इस मामले च जवाब तलबी किते कर सकती है ईडी? देखिए, जैसा मैंने कहा कि जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन है। ओके, जिस दिन लिप्तता प्रमाणित हो जाएगी, इस देश में मुख्यमंत्रियों के जेल जाना कोई नई बात नहीं है। निश्चित रूप से जो भी कानूनन कार्रवाई होगी, कानून सम्मत कार्रवाई होगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ निश्चित ही कार्रवाई होगी। चन्नी साहब जेल साहब जा सकते हैं? मैं ये नहीं कहूँगा, मैं अभी ऐसा क्यों कहूँ जब तक प्रमाणित न हो, लेकिन जुर्म प्रमाणित होगा तो कानून कार्रवाई करेगा। ਸ਼ਿਕਾਵਤ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, 14 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਉਹ ਸਲਾਖਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ प्लान लेके आ रही है? देखिए, हमने जो अपने 11 संकल्पों का जो है घोषणा की थी, उसमें भी कहा कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए जिस तरह के षड्यंत्र होते हैं, धार्मिक उन्माद को फैलाने के लिए जो घटनाएं की जाती हैं, सुनियोजित रूप से केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए, उनका खुलासा ठीक से हो, समयबद्ध तरीके से हो, उसके लिए स्पेशल SIT का गठन हो और इस तरह की स्पेशल हाई स्पीड फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित की जाएं ताकि ऐसे लोगों को तुरंत जो है उनको उनके किए की सज़ा मिले। इसको भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद पंजाब में सुनिश्चित करेगी। दूसरा विषय आपने नशे का रखा, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में ले जाना चाहता हूँ। आज पंजाब जो कभी खुशहाल समृद्ध प्रदेश था, आज नशे की गिरफ्त में क्यों है? क्योंकि पंजाब में बेरोजगारी है। बेरोजगारी क्यों है? क्यों पंजाब का बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को, खेत खलियान को, पंजाब की धरती की मिट्टी की खुशबू को, यहाँ के गिद्दा और भांगड़ा को, यहाँ के कुलचे और छोले को छोड़ करके, मक्की की रोटी और सरसों के साग को छोड़ करके वहाँ बर्गर खाने के लिए इंग्लैंड में जाने के लिए लालायित है? क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। रोजगार क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ उद्योग धंधे नए नहीं लगे। उद्योग धंधे क्यों नहीं लगे? ऐसा प्रदेश जिसके लोगों ने जाकर के पूरी दुनिया में सक्सेस स्टोरीज लिखी हैं, देश में तो लिखी हैं, पंजाब से जाकर के दिल्ली में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, सुदूर दक्षिण में तो लिखी, ऑस्ट्रेलिया में,
यूनाइटेड किंगडम में, जर्मनी में, फ्रांस में, कनाडा में, जहां गए वहां दुनिया जा करके सक्सेस स्टोरीज लिखी। एक छोटा सा गैस स्टेशन पर $2 में जो है गैस भरने वाला आज अरबों रुपए के एम्पायर और सैकड़ों गैस स्टेशंस का मालिक बना है, क्योंकि मेहनत करने में पंजाब के बेटे का कोई सानी नहीं है। बुद्धि कौशल और व्यापारिक क्षमता में पंजाब के बेटे का कोई सानी नहीं है। लेकिन वो पंजाब का बेटा पंजाब में क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि पंजाब में सब कुछ होते हुए भी, इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी होते हुए भी, इंडस्ट्रियसनेस होते हुए भी, उद्यमशीलता, ट्रेड और वाणिज्य व्यापार की समझ होते हुए भी पंजाब में शांति और सौहार्द की गारंटी और माहौल नहीं था, इसलिए पंजाब में नहीं कर पाया। ये अपने बड़ी इसलिए इसको एस्टेब्लिश करना, ये भारतीय जनता पार्टी का विजन और लक्ष्य है। ये एस्टेब्लिश होगा, उद्योग आएंगे, रोजगार मिलेगा, नशे से आदमी दूर हटेगा, रोजगार मिलेगा, पंजाब की रेवेन्यू बढ़ेगी, पंजाब में डेवलपमेंट होगा, यहाँ की जीएसडीपी ग्रोथ होगी, पंजाब कर्जे से मुक्त होगा। एक समस्या का समाधान है कि पंजाब में शांति और जो है सौहार्द का माहौल सुनिश्चित किया जाए। और 1 मिनट मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। इतनी लंबी मैंने बात कही है, उसका कोई ना कोई मुझे सक्सेस स्टोरी बताना चाहिए कि ऐसा कहां हो पाया। उत्तर प्रदेश आपके सामने उदाहरण है। माफिया का राज था, पुलिस, प्रशासन और पॉलिटिशियन तीनों का जो गठजोड़ था, उस गठजोड़ और माफिया, इन चारों का जो गठजोड़ था, उस गठजोड़ के चलते उत्तर प्रदेश के क्या हालात थे। उत्तर प्रदेश का नाम लेते ही माफिया की छवि सामने आती थी, थानों का अपराधीकरण सामने दिखता था, वह जो गैंगवार, एक्सटॉर्शन सामने दिखता था। 5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पॉलिटिकल विल से उसको जो है एड्रेस किया इस इशू को, आज देश के सब कोनों से निकल करके इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में जा रही है। तो जब उत्तर प्रदेश में ऐसी बदहाली की स्थिति में हो सकता है, तो पंजाब जैसा प्रदेश जो खुशहाली की धरती है, जो गुरुओं की धरती है, जो ज्ञान की धरती है, जो क्षमता की धरती है, वहाँ क्यों नहीं होगा। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਵੀ। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली ये बात, अभी तक मैं डबल इंजन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। अभी तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि इस तरह का इकोसिस्टम अगर यहाँ दिया जाए तो पंजाब जो है वो परिवर्तन कर सकता है, मजबूरी से मजबूती के रास्ते पर वापस जा सकता है। निश्चित रूप से जब डबल इंजन की सरकार होगी तो ऐसा करने की संभावनाएं और गति दोनों ज़्यादा बढ़ेगी। ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਵਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। देखिए, निश्चित रूप से, और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार सौभाग्यशाली है कि आपने जो नाम लिए, परमिंदर बराड़ साहब से लेकर, सिरसा साहब से लेकर के, बाजवा साहब से लेकर के, सोडी साहब से लेकर के, कैप्टन साहब से लेकर के और ढींडसा साहब से लेकर के, जब पंजाब की राजनीति के इतने स्थापित सिख चेहरे भारतीय जनता पार्टी में, और ये तो मैंने उंगलियों पर गिन सकने वाले नाम लिए हैं, ऐसे सैकड़ों की संख्या में नए लीडर्स की बात करें, जिन लोगों ने जो है अभी अपने राजनीति की शुरुआत 5-7 साल में की है, ऐसे नए लीडर्स, दमन बाजवा आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुई है, बिंद्रा जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार। ਜੇ ਦਮਨ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में है। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ और मजबूरी होगी ना जी ਉਹਦੀ। नहीं, मजबूरी तो भारतीय चाहिए भारतीय जनता पार्टी में भी कुल मिलाकर के 75 लोगों को, 73 लोगों को टिकट मिला होगा, बाकी लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको अब इस सबको विश्वास हो गया है कि भविष्य यदि पंजाब में कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी का है, और भारतीय जनता पार्टी पंजाब में भविष्य की पार्टी होगी। और इन सबको साथ मिलकर के हम अपनी बढ़ी हुई ताकत से पंजाब का भविष्य बनाने के लिए, पंजाब के बेटों का भविष्य बनाने के लिए, पंजाब की युवा पीढ़ी का भविष्य बनाने के लिए और ज़्यादा ताकत से काम करेंगे। शेखावत जी, इस वक्त पंजाब में माहौल है गारंटियों का, केजरीवाल आते गारंटियां दे रहे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी फ्री की बात कर रहे हैं, अब भाजपा क्या फ्री लेके आ रही है, क्या गारंटियां लेके आ रही है? मुझे लगता है कि ये जो फ्री की राजनीति है, इससे देश को ऊपर उठना पड़ेगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन किया, टिप्पणी की है और अपना जो है जवाब मांगा है। जहाँ तक आम आदमी पार्टी का केजरीवाल साहब का है,
उनका एक ही सिद्धांत है, झूठ बोलो, झूठे वादे करो और बाद में मुकर जाओ, भाग जाओ। उन्होंने वादा किया मैं 500 स्कूल बनाऊंगा, आज दूसरे टर्म का आधा से ज़्यादा समय निकल गया, कितनी स्कूलें बनी आज पंजाब में जाकर, वहाँ दिल्ली में जाकर के देखना चाहिए। उन्होंने कहा मैं नौकरियाँ दूंगा। अभी थोड़े दिन पहले उत्तराखंड में एक इंटरव्यू में एक पब्लिक स्टेटमेंट देते हुए पब्लिक रैली में कह रहे थे कि मैंने दिल्ली में 10 लाख नौकरियाँ दी, और जिस दिन वो कहा है उसके 15 दिन बाद में उनकी सरकार ने 5 साल का टोटल रिपोर्ट आरटीआई में रिप्लाई किया है कि 2400 और कुछ नौकरियां दी है। 500 नौकरी पर एनम भी नहीं दे पाए। मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ में दे सकता हूं आपको, मेरे पास में डॉक्यूमेंट है। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे। आज दिल्ली के क्या हालात हैं? ल्यूटियंस से बाहर निकल करके, जहां उनका कर्म क्षेत्र नहीं है ल्यूटियंस, उससे बाहर निकल करके देखिए। उन्होंने कहा हर एक आदमी को पीने का पानी देंगे, स्वच्छ पानी देंगे। दिल्ली में किस तरह का पानी का माफिया राज काम करता है। उन्होंने कहा कि हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे। हजारों इंटरव्यू उठा करके देख लीजिए, लोगों ने कहा है कि बिजली के बिल में करंट आ रहा है। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली को कचरे के ढेर से मुक्त करेंगे। दिल्ली के क्या हालात हैं ये हम सब देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली को जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में उन्होंने कहा कि हम पेंशन हमने दी है, हम पंजाब में हर एक महिला को जो है हर महीने इतना इंसेंटिवाइजेशन स्टाइपेंड देंगे 18 साल से ज़्यादा की महिला को। पंजाब में बेचारी विधवा माताएं जो हैं वो पेंशन का इंतजार कर रही हैं। कारण की है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल, सारिया पार्टियां ਜਿਹੜੇ 5 ਧੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੱਗ नहीं रहा कि ज्यादा ही गल सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि पिछली बार भी इसी तरह की चर्चा कर रहे थे कि लोग उनकी गल सुन रहे हैं। पर आप यकीन मानिए कि पिछली बार जो एक चैनल्स बात करते थे 110 सीट और 90 सीट और 80 सीट और 75 सीट, और केजरीवाल साहब और उनकी पूरी टीम रेड कारपेट बिछाने की तैयारी कर रही थी केजरीवाल साहब के लिए, पूरी तैयारी से जी। उनका हश्र क्या हुआ था? देखिए, मुझे पंजाब की जनता की बुद्धिमत्ता पर भरोसा है, पंजाब की जनता के, पंजाब के बेटों की दूरदर्शितापूर्ण सोच पर भरोसा है। पंजाब की जनता कभी ऐसे झूठे वादे करने वाले लोग, चाहे वो एम्प्टी प्रोमिसेस करने वाली कांग्रेस की सरकार हो या आम आदमी पार्टी का बुलबुला हो, जो चुनावी मेंढक के रूप में आए हैं, उनको अब स्वीकार नहीं करेगी। शाह जी, एक पंजाब 'ਚ बड़ी घाट महसूस हो रही है, वीकनेस लगती भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि पंजाब 'ਚ 32% के करीब दलित भाईचारा, 34 रिजर्व सीटां ने। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਵੀਰ ਗੜੀ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 32% ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ करे। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, जो 34 सीटें SC कम्युनिटी की चुनाव लड़ रही हैं, जो SC रिजर्व चुनाव एक क्षेत्र है, वहाँ पर जितने भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन के प्रत्याशी हैं, क्या वो SC चेहरा नहीं है? लेकिन उससे भी आगे, मैं अभी मेरी बात समाप्त नहीं है, लेकिन उससे भी आगे भारतीय जनता पार्टी, आप पूरी सूची उठा करके देख लिए, जनरल सीट्स पर भी भारतीय जनता पार्टी ने SC चेहरों को चुनाव लड़ाया है। मान ली गल सिद्धू साहब के सामने जो चेहरा चुनाव लड़ रहा है, राजू साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल की नौकरी छोड़ करके पंजाब का बेटा, पंजाब के दलित का बेटा, पंजाब का भविष्य बनाने के लिए इस संघर्ष में ऐसे महारथियों के बीच में जूझ रहा है, जो मसल पावर के सबसे बड़े ताकतवर और जवान की टापा जो है के सबसे बड़े पुरोधा जवानी जंग के हैं, सिद्धू साहब, और जो मसल्स की पावर और पैसे की पावर के पुरोधा मजीठिया साहब, उन दोनों के बीच में गरीब का वो बेटा भारतीय जनता पार्टी के विज़न को लेकर के अपना कैरियर 2 साल की नौकरी आगे छोड़ करके खड़ा है। पर इस चोन च तो नवा चेहरा ना जी, ਉਹਦੀ ਤੇ ਪਛਾਣ बनने ਨੂੰ टाइम। देखिए, कोई ना कोई नया चेहरा कभी ना कभी वापस, हर एक चेहरा नया ही हुआ होगा, उसको स्थापित किया गया होगा। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे अनेक चेहरे होंगे जो नए आए और आज भारतीय जनता पार्टी और देश की राजनीति के ध्रुव तारे बन गए हैं। ऐसे बहुत सारे, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि 23 सीटों से बाहर पहली बार निकली है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आज विजय सांपला साहब चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो पुराना चेहरा नहीं? एक जवाब दो बड़ा स्पष्ट। भारतीय जनता पार्टी इस बार सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही पंजाब से, या जितन की लड़ रही? भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की लक्ष्य के साथ में चुनाव लड़ रही है। लगता है और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सीटों के नंबर में नहीं जाऊंगा, मैं कभी जाता नहीं उसमें,
क्योंकि मैं न भविष्यवक्ता हूँ, वो पंजाब की जनता पर छोड़ दीजिएगा। लेकिन मेरे नाम से आज आप एक लिख करके रखिए, 50 साल बाद में आप मैं होंगे नहीं होंगे ये भगवान तय करेगा, लेकिन आने 5 दशक तक आने वाले पंजाब की राजनीति को 2022 के विधानसभा चुनाव से रेफर किया जाएगा, उससे कनेक्ट किया जाएगा। कैसे, थोड़ा ब्रीफ करो। पंजाब का चुनाव जो है लैंडमार्क इलेक्शन होगा। पंजाब का इलेक्शन नैरेटिव अब की बार से बदलने वाला है। ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਘਾਟ ਲੱਗਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਉਹ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਢਾਬੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਿੱਚਦੀ ਗੱਲ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਡਿਸਿਪਲਨਡ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ इतना का चेहरा क्यों नहीं पैदा कर सके? देखिए, ऐसे विषय बहुत थोड़े दिन तक लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। सामान्य आदमी के साथ में जुड़ाव निश्चित रूप से होना ही चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की परंपरा भी है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू देखिए, उन्होंने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सामान्य जन के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। उसी के कारण से भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ भी जो है वो सामान्य मानवी के लिए बनती है, उसके कल्याण के लिए बनती है। आम आदमी के साथ में, साधारण मानवी के साथ में अपना जुड़ाव दिखाने के लिए कुछ लोगों के इस तरह के काम करने पड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी का जो पाप है उसको धोने के लिए, कि जो जनता से उनका जुड़ाव कट गया था, शायद चन्नी साहब को ये दिखाना उनकी मजबूरी होगी। लेकिन साथ में दूसरा भी देखिए, अपने आप को आम आदमी की पार्टी का नेता कहने वाला कितना आम बचा है, ये अब देश की जनता और प्रदेश की जनता पूछ रही है। उनकी पार्टी कितनी आम आदमियों की पार्टी बची है, वो भी देश और पंजाब की जनता पूछ रही है। जो आम आदमी होने का दावा करते थे, उनके 30% से ज़्यादा सीटों पर इधर उधर से आए हुए एस्टेब्लिश लीडर्स चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए इस तरह की विषय लोगों के सामने ला करके, इस तरह का व्यवहार दिखा करके, मैं उस पर कोई टिप्पणी करने का अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन थोड़े दिन तक लोगों को आकर्षित और भ्रमित किया जा सकता है। इनकी सस्टेनेबिलिटी नहीं होती। अल्टीमेटली आपके काडर का नीचे से नीचे तक का व्यक्ति से लेकर के लीडर तक सब लोग यदि लोगों से जुड़ाव न रखेंगे तो वो कभी भी आपके आचरण और व्यवहार और नीति निर्धारण का हिस्सा नहीं बन सकते। शेखावत जी, ये तुसी पहले अपनी ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਅਜੇ ਉਤਰੇ ਹੋ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ 23 ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਗੇਨ मैच करी तो पहला गेन कीता है। चलिए, अभी तक तो चुनाव के दृष्टिकोण से आप कह सकते हो, जिस दिन परिणाम आएंगे उस दिन उपलब्धियों के गिनाने के लिए आपके पास में बहुत सारे विषय होंगे। आप मानते हो वैसे कि इसको कि पहले 23 पे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 23 सीट से लेकर के आज 73 सीट पे अगर चुनाव लड़ रही है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उसको लेकर के भारी उत्साह है, भारी जोश है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन सारी सीटों पर, और उसके साथ साथ में मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि हम 73 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जहां हमारे सहयोगी दल चुनाव लड़ रहे हैं वहां हमारी जिम्मेदारी और भी बड़ी है। आज माननीय गृह मंत्री जी जब पंजाब आ रहे हैं, अपनी पहली मीटिंग वो पटियाला से कर रहे हैं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, हमारा संगठन का साथी चुनाव लड़ रहा है, सहयोगी चुनाव लड़ रहा है। हम 73 सीटों पर नहीं, 117 सीटों पर सब जगह चुनाव लड़ रहे हैं। और देखा है प्रधानमंत्री का सिखों प्रति बहुत प्यार देखा है, चाहे वो पटना साहब में देखा हो, करतारपुर कॉरिडोर खोला। तो अब जब पंजाब में प्रधानमंत्री आए, किस तरह के ऐलान जो है वो बड़े हो सकते हैं? देखिए, चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद में ऐलान होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। पार्टियां अपने मैनिफेस्टो जारी करती हैं, अपने विज़न डॉक्यूमेंट जारी करती हैं, उसके आधार पर ही जो है निर्णय किए जा सकते हैं। मैं मानता हूं दुर्भाग्य था जिस तरह से प्रधानमंत्री का रास्ता 5 जनवरी को रोका गया। शायद वो दिन पंजाब के लिए एक सुनहरा दिन होता। अनेक घोषणाएं उस समय में करना ऐसा संभावित था। पंजाब में रोजगार के लिए, पंजाब के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, पंजाब के बॉर्डर पे बैठे हुए किसानों के लिए, पंजाब में खेती के कल्याण के लिए, पंजाब में सिंचाई का पानी बढ़े उसके लिए, पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर की नई योजनाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी चर्चा करने वाले थे, लेकिन नहीं हो पाया। मैं उसके कारण में भी आज नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो अब विचाराधीन है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बहुत सारे विषयों को रखा है, और साथ ही साथ में
जो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है 100 लाख करोड़ रुपए का, उसमें भी पंजाब को प्रमुखता के साथ में रखा है। बजट अभी आया, आपने देखा होगा किस तरह से पंजाब के इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए उस बजट में घोषणाएं इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की परिधि में रहते हुए जो की जा सकती थी वो सब हुई है। एक दूसरा सवाल था साथी की सिखों के साथ जो प्यार उनका नजर देखिए आता वो है। जग जाहिर है, करतारपुर कॉरिडोर पट्टा साहिब नहीं केवल वहीं से नहीं, प्रकाशोत्सव मनाना पूरे दुनिया में जिस तरह से हमारे गुरुओं की कीर्ति का, उनकी महिमा का दर्शन पूरे विश्व के 8 अरब लोगों को कराया गया। करतारपुर कॉरिडोर खोलने का विषय जो 70-75 साल से पेंडिंग था, पंजाब के लोग उसके लिए विनती करते थे, अपेक्षा करते थे। दुर्भाग्य है कांग्रेस के 10 साल तक प्रधानमंत्री सिख रहने के बावजूद भी वो नहीं हो पाया था। 1984 के दंगों में जो लोग मारे गए, जिनको कत्लेआम किया गया था, उनके दोषियों को कांग्रेस पार्टी ने सिख प्रधानमंत्री होते हुए भी उनको टिकटें दे करके, राजनीतिक पद दे करके उनको नवाजा था, उनको सम्मान दिया था, उनको जेल भेजने का काम किया। ब्लैकलिस्ट जो आतंकवाद के समय में बनी थी उसको समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने किया। जीएसटी पर से, लंगर पर से टैक्स हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने किया। जो कैदी सिख थे, बंदी सिख थे, जो अपनी सजा पूरी कर चुके थे, उनको रिलीज करने का आदेश भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं गिनाना चाहूँ, बहुत लंबी श्रृंखला है। अभी हाल ही में साहिबजादों को सम्मान देने के लिए कितने भारत की पीढ़ियां उसको लेकर के गर्व करेंगे और कितनी पीढ़ियों के बच्चों को उसको लेकर के एक नया देश के प्रति, धर्म के प्रति, धरती के प्रति जो एक सम्मान का भाव उनमें सृजित होगा। इतना बड़ा निर्णय क्या कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के सिख प्रधानमंत्री नहीं कर सकते थे? ये नरेंद्र मोदी जी ने किया, क्योंकि सिखों के प्रति, सिखों के बलिदान के प्रति, सिखों के देश के निर्माण में योगदान के प्रति, सिखों की देश की सुरक्षा के लिए योगदान के प्रति हमारा सम्मान है और हम ऐसे सब सम्मान करने वालों को नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं। चलते चलते एक हल्की फुल्की गल कर ली है जे पंजाब के चोण अखाड़े च किसी किते भी गलबात होवे तो नवजोत सिद्धू का जिक्र ना आवे तो कहते स्वाद जा नहीं आता पंजाब के लोगों को। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ? और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति नहीं है। पर ये तय है कि पर ये तय है कि अभी लोग इस तरह की चर्चा करते हैं कि सिद्धू, और अपेक्षा करते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि सिद्धू साहब का अभी तात्कालिक घटनाक्रम के बाद में जब उनको मुख्यमंत्री का चेहरा चन्नी साहब को डिक्लेयर किया है, उसके बाद में उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी और उनका अगला घर क्या होगा, कौन सा होगा, इसका अनुमान अभी लोग लगा रहे हैं। उनको अपना कयास लगाने दीजिए। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग पंजाब का भविष्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। नहीं अगला घर दोबारा भारतीय जनता पार्टी हो सकता है? न तो कोई चर्चा है, न कोई चिंता है, न कोई संभावना है। जे वो कहन भी मैं दोबारा आना चाहूँगा। ठीक है, मैंने कहा न कोई चर्चा है, न कोई चिंता और न कोई संभावना है। मन अक गया लगता है। नहीं, उनका मन होगा तब देखेंगे। अभी तो मेरे पास में इस तरह की कोई चर्चा भी नहीं है और कोई संभावना भी नहीं है। सो शेखावत साहब ने ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਣ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਧਿਰਾਂ ਨੇ शेखावत साहब मुताबिक ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2022 ਚ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੇਗੀ ਜਿਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਬਟਨ ਤੇ ਜੈਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ। शेखावत साहब बहुत बहुत धन्यवाद। ओ साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी धन्यवाद।